हेलो नमस्कार बच्चों। तो आज की जो हमारी ये सेशन है, इस सेशन में हम सभी जो हमारे मई महीने का जो करंट अफेयर है उसको एमसीक्यू फॉर्म में रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ जो कोयल इंडिया लिमिटेड की हमारी जो करंट अफेयर्स हैं या फिर उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। भाई पहली जो हमारी क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि लास्ट जितना भी मैंने लेक्चर लिया सारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की भी जो लेक्चर ले रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछी जाएगी। साथियों सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, हु वाज सर्विंग एज गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर on the board of Coal India Limited and also held the post of additional secretary Ministry of Coal in financial year 2024 and 2025। मतलब कह रहा है कि वो कौन ऐसे व्यक्ति हैं कि जो ऑलरेडी भारत की कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में बेसिकली गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर हैं और पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल में बेसिकली एडिशनल सेक्रेटरी भी रह चुके थे। साथ ही उनका नाम है श्रीमती रुपिंदर बरार। याद रखेंगे, श्रीमती रुपिंदर बरार। क्या नाम है इनका? श्रीमती रुपिंदर बरार। क्या नाम है? श्रीमती रुपिंदर बरार। याद रखेंगे, श्रीमती रुपिंदर बरार को जो है गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है और साथ ही एडिशनल सेक्रेटरी के पोस्ट पे भी रह चुके। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं रुपिंदर बरार की बात करूं, रुपिंदर बरार 1990 की यानी 1990 बैच की इंडियन रेवेन्यू सर्विस के एक ऑफिसर हैं। याद रखना है, इनका कोयल सेक्टर को लेकर बहुत ही डेप्थ एक्सपीरियंस है। आमतौर पे ऐसे लोग जिनका काफी अपने ही सेक्टर का बहुत डेप्थ एक्सपीरियंस होता है, अगर उस पर्टिकुलर सेक्टर में टॉप लेवल तक पहुंच जाते हैं, उसे टेक्नोक्रेट कहते हैं। याद रखेंगे। साथियों अगली जो हमारी क्वेश्चन है, मैं उससे आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि हम सभी जानते हैं कोयल इंडिया लिमिटेड को महारत्ना का ये जो है टैग मिला हुआ है और हम सभी को मालूम है भारत में जो पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी जो सरकारी कंपनियां हैं उनको 3 टैग मिलती है। पहला महारत्ना, दूसरा जो मिलता है वो मिलता है नवरत्ना और तीसरा जो मिलता है मिनी रत्ना। हम सभी को मालूम है। तो महारत्ना का दर्जा बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ कोयल को मिला हुआ है, ये याद रखेंगे। साथियों मैं आपको बता दूं कि इनको इस पर्टिकुलर कोयल इंडिया लिमिटेड को महारत्ना का दर्जा कब मिला था? 2014 में मिला था। याद रखिएगा, कोयल इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। आमतौर पे जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो यहाँ होते हैं कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि श्रीमती रुपिंदर बरार बेसिकली सी इज एन IAS ऑफिसर। आई विल टेल यू, सी इज एन IRS ऑफिसर। यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। चलिए भाई अगली क्वेश्चन है, श्री आशीष चैटर्जी बिलोंग्स टू विच बैच ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस? यानी यूपीएससी का इन्होंने एग्जाम निकाला तो कौन से बैच से बिलोंग करते हैं? यानी श्री आशीष चैटर्जी जो है किस बैच के IAS ऑफिसर हैं? तो याद रखेंगे 1999 बैच के, 1919 बैच के हैं। और मैं आपको बताऊं कि IIT मद्रास के एलुमनी भी रह चुके हैं, एलुमनाई भी रह चुके हैं, केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और इनका काफी डेप्थ एक्सपीरियंस है सेल में, NMDC में काम करने का। मैं आपको बताऊं इनका जो कार्डर है तमिलनाडु कार्डर, वेस्ट बंगाल कार्डर नहीं है, इतना याद रखिएगा, है ना। चलिए भाई अगली जो हमारी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। विच पब्लिक सेक्टर यूनिट साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ कोयल इंडिया लिमिटेड फॉर कॉपरेशन इन द रेयर अर्थ मिनरल सेक्टर? तो वो कौन सी ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कोयल इंडिया लिमिटेड के साथ बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है? तो भाई ऐसा है, उसका नाम है IREL इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है? IREL इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है? IREL इंडिया लिमिटेड। याद रखेंगे, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आती है और ये नेशनल क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन को सपोर्ट करते हैं। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को बेसिकली क्या हो रहा है कि सपोर्ट किया जाता है इसके थ्रू। याद रखेंगे, तो IREL एक प्रकार की डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आने वाली एक प्रकार की क्या है इंस्टीट्यूशन है, ना ही कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स के अंतर्गत। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मिनिस्ट्री ऑफ माइंड के अंतर्गत है कि? आई विल टेल यू नो। याद रखेंगे कि ये जो है पूरी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर आने वाली एक संस्था है। और आप सभी को मालूम है कोयल इंडिया लिमिटेड और IREL इन्होंने MOU साइन किया रेयर अर्थ मिनरल और क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन को लेकर, इतना याद रखिएगा। साथियों जो अगली हमारी क्वेश्चन है, the next question is Coal India Limited signed an memorandum of understanding with which organization for expansion of the thermal power capacity in the Jharkhand? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह रहा हूं। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन उसका नाम है, याद रखिएगा, DVC जिसको कहा जाता है। तो कोयल इंडिया लिमिटेड ने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ एक MOU साइन किया है जिसका गोल है कि झारखंड की थर्मल पावर कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाएगा। मैं यहां पर आपकी ध्यान खींचना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि कोयल इंडिया लिमिटेड और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इनके बीच में जो पार्टनर हुआ है थर्मल पावर जनरेशन को तो लेकर हुआ ही है, साथ ही साथ चंद्रपुर
चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन जो कि झारखंड में है उसको प्रमोट करने को लेकर भी हुआ है। तो चंद्रपुरा याद रखेंगे, थर्मल पावर जो है स्टेशन को प्रमोट करने को लेकर भी हुआ है। आमतौर पे मैं कह रहा हूं कि कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, याद रखेंगे चंद्रपुरा को भी प्रमोट करने दोनों। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया ऐसा है कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है 1948 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बेसिकली वेस्ट बंगाल और झारखंड में अपनी जो है एक्टिविटी को क्या करती है, ऑपरेट करती है। और ये टेनेसी वैली अथॉरिटी जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसके मॉडल पे बेसिकली ये चलता है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। मैं चाहता हूं कि आपके यहां ध्यान एक और चीज पे खींचा जाए। देखो भाई ऐसा है कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। कहने का मतलब कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के थ्रू जब भी कोई लॉ पास करती है यानी एक्ट यानी कानून पास करती है और उसके तहत जब किसी संस्था को ओपन करती है तो साथियों हम कहते हैं कि वो क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी नहीं है, याद रखिएगा। सो डीवीसी इज ए स्टैट्यूटरी कंपनी कॉर्पोरेशन। Now the next question is Coal India Limited entered into an MOU, Memorandum of Understanding with Curitin University located in which country? भाई ऐसा है, कोयल इंडिया लिमिटेड आए दिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी के साथ अलग अलग एक्सप्लोरेशन, अलग अलग लर्निंग के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए एमओयू साइन करती रहती है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही में कोयल इंडिया लिमिटेड ने जिस क्यूरिटिन यूनिवर्सिटी के साथ साइन किया, बेसिकली दैट क्यूरिटिन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग एमओयू साइन करके बेसिकली क्रिटिकल मिनरल्स पे फोकस करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ ये सस्टेनेबल माइनिंग को प्रमोट करेंगे, यानी ऐसी माइनिंग जो आज के वर्तमान समय की जो लोग हैं, जो ह्यूमन है, उनकी नीड जो है, माइनिंग से होने वाली जो नीड है वो पूरी हो सके और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन का भी ख्याल किया जा सके। माइन रिहैबिलिटेशन, माइनिंग के कारण जो नुकसान हुए हैं उसको रिस्टोर किया जा सके। साथ ही साथ डीकार्बनाइजेशन टेक्नोलॉजी, जो कार्बन जो है प्रमोट होता है माइनिंग के थ्रू, भाई कोयला के थ्रू, उसको डीकार्बनाइज करने को लेकर भी दोनों यूनिवर्सिटीज, दोनों इंस्टीट्यूशन ने बेसिकली क्यूरिटिन यूनिवर्सिटी और कोयल इंडिया लिमिटेड ने अपनी एमओयू साइन किया। बट आई विल टेल यू वन थिंग कि ये जो क्यूरिटिन यूनिवर्सिटी है ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ नामक जगह पर है, याद रखेंगे पर्थ नामक जगह पर है, ये कनाडा में नहीं है। कई बच्चे क्यूरिटिन यूनिवर्सिटी के लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कनाडा में है ना, याद रखिएगा। तो भैया ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है क्यूरिटिन यूनिवर्सिटी। अगली जो क्वेश्चन है हमारी, कोयल इंडिया लिमिटेड साइंड इन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ कोयल इंडिया लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसका बेसिक उद्देश्य ये है कि भाई एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सप्लोरेशन दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वो सेक्टर कौन से, वो सेक्टर है कॉपर यानी तांबा, क्रिटिकल मिनरल सेक्टर, यानी कॉपर एंड क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में दोनों मिलकर एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं। और अलग अलग जगहों पर जो भी इनकी अपनी फाइंडिंग्स हैं, स्टोर हाउस हैं जो हमारे अर्थ के सरफेस में, अर्थ क्रस्ट में, उसको ये बेसिकली ढूंढने वाले हैं। बताने चाहता हूं कि भाई इसका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में, याद रखना। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये वनली इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसिंग बेसिकली कंपनी है इंडिया की। सो इट इज द वनली कॉपर इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर इन द इंडिया। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। भाई ये भी याद रखना है कि HCL मतलब होता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये HCL टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन है कोयल इंडिया लिमिटेड साइंड एन MOU, है ना, कोयल इंडिया लिमिटेड साइंड एन MOU विथ नारायणा हेल्थ ग्रुप मेनली फॉर द बेनिफिट ऑफ होम। देखो एक ट्रिक्स बता रहा हूं, कोयल इंडिया लिमिटेड ने बहुत सारी इंस्टीट्यूशन के साथ क्या की हुई है, अपनी MOU साइन की हुई है। इसका गोल यही है कि भाई एक तो रिहैबिलिटेशन है ना, माइनिंग के कारण जो नुकसान है उसको रिकवर करना, और इसके बाद जो है जाहिर सी बात है अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट प्रोवाइड करना और इंडियन नेशनल इकोनॉमी में प्रमोट करना, अपने आप का कंट्रीब्यूशन देना और इंडिया के एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करना। ये आम गोल होते हैं जब किसी के साथ कोयल इंडिया लिमिटेड बेसिकली MOU साइन करती है। तो भाई याद रखिएगा कि जो नारायणा हेल्थ ग्रुप के साथ क्यों करेगी कोयल इंडिया लिमिटेड, ऑफ कोर्स अपने एम्प्लॉयज़ की बेटरमेंट के लिए, है ना, जो उनके पेंशनर्स हैं जो कोयल इंडिया लिमिटेड पे अपनी रोजी रोटी के लिए डिपेंडेंट हैं, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन किया है। याद रखिएगा नारायणा जो हेल्थ ग्रुप जो है बेसिकली कार्डियोलॉजिकल सर्विसेज, ऑन्कोलॉजिकल सर्विसेज, मल्टी स्पेशलिस्ट केयर करती है। मल्टी स्पेशलिस्ट मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल जो लगभग हर चीज़ का ट्रीटमेंट कर सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पहले बता दूं कि ये एक प्रकार का हेल्थ केयर पार्टनरशिप है, ये कोई इंश्योरेंस एग्रीमेंट नहीं है। सो दिस इज नॉट ए इंश्योरेंस एग्रीमेंट, दिस इज हेल्थ केयर पार्टनरशिप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंटर फॉर क्लीन एनर्जी एंड नेट जीरो क्लींज इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड जॉइंटली बाय कोयल इंडिया लिमिटेड एंड विच इंस्टीट्यूशन।
यानी जो द सेंटर फॉर क्लीन एनर्जी एंड नेट जीरो जो है, ये जिसका एक्रोनिम बेसिकली हम कह सकते हैं क्लिंज है, इसको स्टैब्लिश किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और साथ ही साथ किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो साथ ही उसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यानी हैदराबाद में लोकेटेड है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और कोल इंडिया लिमिटेड ने बेसिकली किया है ना। और इसका गोल क्या है भाई, तो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना और कार्बन मिटिगेशन, यानी कार्बन की जो एमिशन ज्यादा हो रही है उसको रिड्यूस करना, एक परम गोल हम कह सकते हैं इसका। तो भाई ऐसा है कि क्लिंज एक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से रिलेटेड है, ना कि आईआईटी हैदराबाद से। याद रखेंगे, आईआईटी हैदराबाद से रिलेटेड नहीं है साथियों, ये आईआईटी हैदराबाद से रिलेटेड नहीं है। चलिए भाई अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर ग्रीन ग्रोथ वाज साइंड बिटवीन कोल इंडिया लिमिटेड एंड विच ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ग्रीन ग्रोथ को लेकर जो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, किस दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ की गई, याद रखिएगा उसका नाम है हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट। क्या नाम है उसका, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, याद रखेंगे। और बेसिकली ये दोनों मिलकर एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करने वाले हैं। माइनिंग के कारण जो डिफॉरेस्टेशन की गई है, उसी के एफॉरेस्टेशन को लेकर, वही पेड़ों को लगाने के लेकर, जंगलों को बढ़ाने को लेकर ये एमओयू साइन की गई है। साथ ही साथ याद रखेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर भी ये एग्रीमेंट किया गया है साइन। भाई माइनिंग के कारण बहुत भी, ये भी आपको एक्सेप्ट करना होगा एट द एंड ऑफ द डे, कि माइनिंग के कारण काफी नुकसान भी होता है। तो उसी नुकसान की भरपाई के लिए दे हैव साइंड बेसिकली एन एग्रीमेंट, है ना। याद रखेंगे तो भाई ऐसा है कि इसका गोल यह है कि माइनिंग रिक्लेमेशन करना है ना, ताकि जो नुकसान हुआ माइन के कारण उसको भरपाई उसकी की जाए। सो एक प्रकार के इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव है, ना कि हेल्थ केयर इनिशिएटिव है, याद रखिएगा। साथियों जो अगली क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इल्यूमिनेट विच आइकॉनिक ब्रिज ऑफ इंडिया, है ना। कह रहा है कि भाई कोल इंडिया लिमिटेड जो है एक बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की हुई है ना। वो किस जो है बेसिकली ब्रिज को प्रमोट करने को लेकर की गई, आइकॉनिक ब्रिज को प्रमोट करने को लेकर की गई है, तो भाई उसका नाम है हावड़ा ब्रिज, याद रखिएगा। सो कोल इंडिया लिमिटेड पार्टनर्ड विथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, है ना। इन दोनों ने मिलकर, सो कोल इंडिया लिमिटेड ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के साथ बेसिकली एक पार्टनरशिप किया है, मतलब एमओयू साइन किया है। गोल यह है कि हावड़ा ब्रिज को प्रमोट करना है। अच्छा, हावड़ा ब्रिज का दूसरा नाम जो है रविंद्र सेतु है, याद रखेंगे। क्या नाम है इसका, रविंद्र सेतु, याद रखिएगा। भाई ऐसा है कि हावड़ा ब्रिज को ओपन किया गया था 1943 में, याद रखेंगे। हावड़ा ब्रिज की खासियत यह है कि मान लो अगर हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज है कलकत्ता में, तो भाई ऐसा अगर कोई मान लो जहाज गुजर रही है तो ये पुल ऊपर उठ जाता है, और जैसी अगर गुजर गई तो फिर ये आपस में नीचे आ जाती है और ये जुड़ जाती है ना। सो एक इसीलिए इसको कहा जाता है बैलेंस द कॉन्टी जो है कैंटिलीवर ब्रिज। तो ये जो लक्षण, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेसिकली बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज का होता है। सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। नाउ एक चीज और बताना चाहता हूं, दिस इज लोकेटेड ऑन द हुगली रिवर और इसे रविंद्र सेतु भी कहा जाता है। चलिए अगली जो क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आईआईटी, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लोकेटेड इन विच सिटी। भाई ऐसा है कि धनबाद में आईएसएम है ना। तो बेसिकली कोल इंडिया लिमिटेड ने धनबाद के साथ जो एमओयू साइन किया है, बेसिकली इसका गोल है कि माइनिंग टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ यहां बताना चाहता हूं कि आईएसएम धनबाद की स्थापना 1926 में हुई थी झारखंड में, याद रखिएगा। धनबाद में हुई थी, ना कि रांची में हुई थी, ये फैक्ट याद रखना है। अगली है ईडीएफ इंडिया। भाई ईडीएफ जो है बेसिकली एक फ्रांस की कंपनी है, उसकी ब्रांच अपनी इंडिया में है। तो ईडीएफ इंडिया विच साइंड अ नॉन बाइंडिंग टर्म शीट विथ कोल इंडिया लिमिटेड, मतलब कोल इंडिया लिमिटेड के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जो कि नॉन बाइंडिंग है। अगर एग्रीमेंट साइन वगैरह फॉलो नहीं भी कर पाते कोल इंडिया लिमिटेड या वो नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। तो इन्होंने एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट कोल इंडिया लिमिटेड के साथ साइन किया है। सवाल ये खड़ा होता है कि भाई ईडीएफ इंडिया किस कंट्री की अपनी एक कंपनी है। तो भाई ये फ्रांस की है, याद रखेंगे, जैसा कि मैंने अभी कहा। और ईडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिसिटी, याद रखेंगे, डी फ्रांस है, इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस है, वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये वर्ल्ड की लीडिंग पावर जनरेटिव कंपनीज में से एक है, यानी वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज जो पावर जनरेशन का काम करती है उनमें से एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं, पावर जनरेटिव कंपनी है। सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट, है ना। तो भाई ये फ्रांस से बिलोंग करती है, ना कि जर्मनी से, इतना याद रखेंगे। प्यारे साथियों, अगला जो क्वेश्चन है
अगली क्वेश्चन है द प्रोपोज्ड ज्वाइंट वेंचर बिटवीन कोयल इंडिया लिमिटेड, है ना, द प्रोपोज्ड ज्वाइंट वेंचर बिटवीन कोयल इंडिया लिमिटेड एंड ईडीएफ इंडिया इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच प्रोजेक्ट। भाई बड़ी अच्छी क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि भाई जो कोयल इंडिया लिमिटेड और ईडीएफ इंडिया ने जो एक ज्वाइंट वेंचर बेसिकली साइन किया, इसका गोल क्या है, मतलब किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं ये एग्रीमेंट साइन करके। तो उसका नाम है पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, जो कि वाटर से रिलेटेड है। याद रखिएगा जो प्रोपोज्ड ज्वाइंट वेंचर है इसका बेसिकली जो गोल है कि एक लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्रिएट किया जाए जो कि भारत के रिन्यूएबल एनर्जी को मजबूत करे, यानी भारत के रिन्यूएबल एनर्जी को बेस्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन किया गया है, ये प्रपोज किया गया है प्रोजेक्ट। साथी में याद रखेंगे भाई ऐसा है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि जो पीएसपी है, पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट है, ये एक एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है, कोई सोलर पावर से ही रिलेटेड नहीं है। बस इतना याद रखना, इसका एक ही गोल है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना इसका गोल है। क्या गोल है? रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, याद रखेंगे भाई। चलो अगली है, विच गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ कोयल इंडिया, है ना, विच गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ कोयल इंडिया लिमिटेड हैज ऑल्सो सर्व्ड ऑन द बोर्ड्स ऑफ द सेल एंड एनएमडीसी। भाई ऐसा है, एनएमडीसी जो है और सेल दोनों के जो है एक प्रकार से नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पे काम कर चुके हैं। तो भाई नॉमिनी डायरेक्टर इन द सेंस, सॉरी फॉर दैट, एम्प्लॉय के तौर पे काम कर चुके, बट राइट नाउ ही इज कोयल इंडिया लिमिटेड में नॉमिनी डायरेक्टर हैं। तो उस पर्सन का जो नाम है साथियों, श्री आशीष चैटर्जी है नाम है, याद रखेंगे। सो श्री आशीष चैटर्जी बेसिकली सर्व्ड एज द बोर्ड ऑफ द सेल एंड एनएमडीसी एंड लेटर ऑन ही इज राइट नाउ सर्विंग इन द कोयल इंडिया लिमिटेड एज द बेसिकली नॉमिनी डायरेक्टर, याद रखेंगे आप। भाई अगली क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यू दिल्ली में सेल का हेडक्वार्टर है, एनएमडीसी का हैदराबाद में है, और ये जो है चटर्जी साहब ओएनजीसी बोर्ड से इनका कोई रिलेशन नहीं रहा है, बस इनका सेल और एनएमडीसी से रहा है, और राइट नाउ कोयल इंडिया लिमिटेड के नॉमिनी डायरेक्टर हैं प्यारे साथियों। अगली जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन क्या है भाई? श्रीमती रुपिंदर बरार बिलोंग्स टू विच सिविल सर्विस। मैंने कहा शुरू में ही कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस से 1990 बैच की है, और आईआरएस में भी दो ब्रांच होती है, आईआरएस एनआईटी, आईआरएस एंड कस्टम। सो आईआरएस एनआईटी से रिलेटेड है, इनकम टैक्स वाली फील्ड से रिलेटेड है। ये कोई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड नहीं है, ना ही आईएएस से रिलेटेड है। सो सी इज राइट, सी इज बेसिकली द आईआरएस ऑफिसर, याद रखेंगे, मैंने शुरू में ही कहा था। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्लींज के बारे में अभी हमने तुरंत ही बात की। भाई ऐसा है, क्लींज इनिशिएटिव प्राइमरली सपोर्ट्स इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड्स विच नेशनल गोल। कह रहा है कि जो क्लीन इनिशिएटिव है, इंडिया की जो कमिटमेंट है एक पर्टिकुलर नेशनल गोल से रिलेटेड, वो कौन सी नेशनल गोल को प्रमोट कर रही है? याद रखेंगे नेट जीरो एमिशन, यानी हमारी गोल है कि 2070 तक, यानी 2070 तक हम अपने देश की जो कार्बन एमिशन है मेरे प्यारे साथियों, कार्बन एमिशन को जो है पूरी तरीके से क्या कर दें, हम कम कर दें, यानी हम अपने देश में कार्बन का उत्सर्जन करें ही नहीं। साथियों गोल है, टारगेट ईयर है 2070 है, याद रखेंगे। और जब यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच है यूएनएफसीसीसी, याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच है यूएनएफसीसीसी, है ना। तो बेसिकली यूएनएफसीसीसी का गोल ये होता है कि पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को माने जो है उसकी प्रोटेक्शन कंजर्वेशन को लेकर जितने भी यूनाइटेड नेशन की कंट्रीज है, मेंबर कंट्री, उनके साथ मीटिंग करना। तो यूएनएफसीसीसी क्या करती है कि हर साल एक क्लाइमेट ऑफ पार्टीज की मीटिंग रखती है। क्लाइमेट माने क्लाइमेट मुद्दा हो गया, पार्टी माने कंट्री, तो क्लाइमेट ऑफ पार्टीज की मीटिंग रखती है। तो इसी प्रकार 2021 में आपको मालूम होगा यूनाइटेड किंगडम में 3 कंट्री है, ब्रिटेन है, इसके बाद वेल्स है, स्कॉटलैंड है। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में 2021 में क्लाइमेट ऑफ पार्टीज का 26वां मीटिंग हो रहा था, यानी 26th मीटिंग हो रहा था, इसलिए कहा जाता है क्लाइमेट ऑफ पार्टीज 26, याद रखेंगे, जो कि 2021 में हुआ था। और अगर मैं कहना चाहता हूं आपको कि इसका एक परम उद्देश्य यही था कि भाई ऐसा है कि नेट जीरो एमिशन को कम किया जाए, सभी देशों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इंडिया ने उस समय कमिटमेंट किया कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन कर देंगे, यानी कार्बन उत्सर्जन, कार्बन का जो हम कह सकते हैं एफ्लुएंट एकदम कम कर देंगे। भाई ऐसा है कि गाड़ी आप जब चलाते हैं तो उससे कार्बन तो निकलता है ना, वही चीज है, तो हम कम कर देंगे। अच्छा दूसरी चीज है, उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने एक और स्कीम लॉन्च किया, पंचामृत। और पंचामृत का एक ही उद्देश्य है कि सभी देश में और खासतौर पर इंडिया में हम जो है क्या हम लोग लॉन्च करेंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे जो कि कार्बन एमिशन नहीं करती है। और ये सभी देशों को भी चाहिए कि अपने यहाँ पर बेसिकली क्या लॉन्च करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल करें, याद रखेंगे। तो 2050 नहीं 2070 तक हमारा टारगेट है, इतना याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन, है ना, कौन सी ऐसी संस्था है, विच इंस्टीट्यूशन
ठीक है, इज एसोसिएटेड विथ एडवांस्ड रिसर्च इन क्रिटिकल मिनरल्स थ्रू कोलैबोरेशन विथ कोल इंडिया लिमिटेड। कह रहा है को कौन सी ऐसी संस्था है जो कि एडवांस्ड रिसर्च के मामले में जो क्रिटिकल मिनरल्स में कर रही है ना, वो कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर कर रही है। तो कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कोल इंडिया लिमिटेड के साथ क्रिटिकल मिनरल में बेसिकली एडवांस रिसर्च कर रही है? साथियों याद रखेंगे उसका नाम है क्यूरेटिन यूनिवर्सिटी। सो क्यूरेटिन यूनिवर्सिटी नाम है। क्यूरेटिन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, इट इज नॉट लोकेटेड इन द Canada. So Curitin University is not located in Canada, it is located in the Australia. अब बोलोगे सर ये कनाडा कहाँ से आ गया? तो भाई ऐसा है कि कनाडा में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है क्वींसलैंड नाम है। क्या नाम है उसका? क्वींसलैंड। तो आमतौर पे कई बच्चे क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी को कभी 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 क्या होता है किसी के मुंह से सुन लिया तो उसको क्यूरेटिन यूनिवर्सिटी कभी कभी होता है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बाय एंड लार्ज एक ही जैसा है। तो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन कनाडा और इसका कोई लेना देना नहीं है कोल इंडिया लिमिटेड से। सो कोल इंडिया लिमिटेड से जिसको लेना देना दैट इज बेसिकली क्यूरेटिन यूनिवर्सिटी विच इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया अगेन, याद रखेंगे। और ये ग्लोबल माइनिंग रिसर्च सेंटर में बेसिकली ये दोनों काम कर रहे हैं, है ना, पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल माइनिंग यानी माइनिंग के फील्ड में बेसिकली ये मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अगली क्वेश्चन है द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर ग्रीन ग्रोथ साइंड बाय कोल इंडिया लिमिटेड मेनली फॉर प्रमोट्स व्हाट? किस चीज को प्रमोट करने को लेकर जो है ये कोल इंडिया लिमिटेड ग्रीन ग्रोथ के साथ बेसिकली क्या कर रही है ना, एक प्रकार से कह सकते हैं कि एग्रीमेंट साइन की है। तो भाई इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर बेसिकली एमओयू साइन की है, याद रखेंगे। तो ये थर्मल पावर जनरेशन को लेकर एमओयू साइन नहीं हुआ है, बेसिकली इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, या यूं कह लीजिए कि भाई माइनिंग के कारण जो जो रिक्लेमेशन माइनिंग रिक्लेमेशन को लेकर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। भाई माइनिंग के कारण जो लॉसेस हुई हैं, जो बायोडाइवर्सिटी को लॉस हुआ है, फॉरेस्ट को लॉस हुआ है, उसको रिस्टोर करने को लेकर ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया गया है। नाउ इंटरेस्टिंगली 19 नंबर की जो क्वेश्चन है साथी वो है which city is associated with both Hindustan Copper Limited and Howrah Bridge projects mentioned in Coal India's strategic partnership? देखिए मैंने अभी तुरंत बताया था this is basically about the Kolkata. तो कोलकाता is the city which is associated with both Hindustan Copper Limited and Howrah Bridge projects. याद रखेंगे आप, ये चीज हमें याद रखना है ना। तो कोलकाता है वो, है ना। हावड़ा ब्रिज कहाँ है? हुगली पर है, याद रखेंगे। दामोदर नदी पर नहीं है, हुगली नदी पर है, कलकत्ता में। साथियों अगली क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोल इंडिया कोलैबोरेशंस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द हेल्थ केयर सर्विसेज, है ना। तो कौन सी ऐसी हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन है जो कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड, कोल इंडिया लिमिटेड से बेसिकली एमओयू साइन किया है, वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हेल्थ केयर सर्विस से रिलेटेड अगेन नारायणा हेल्थ ऑफ ग्रुप, है ना, नारायणा हेल्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स बेसिकली है, वो याद रखिएगा। लेकिन यहां पे मैं चाहता हूं कि आप ये चीज समझें कि भाई कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड मैं चाह रहा था कि क्विक फैक्ट सब लोग देख लें सो दैट कि आपके रिवीजन हो जाए। भाई ऐसा है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई और इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम, याद रखिएगा। और एट द सेम टाइम इट वाज इमरजेंसी इंप्लीमेंट किया गया था, है ना, इंदिरा गांधी के द्वारा, याद रखेंगे। इसके बाद इसकी हेडक्वार्टर कलकत्ता में यानी कोलकाता में है और महारात्मा हम कह सकते हैं कि एक तरीके से महारात्मा जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का इसको स्टेटस मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ कोयल के अंतर्गत आता है। और हम सभी को मालूम है आज 31 मार्च 2025 यानी लास्ट ईयर, अब तो बढ़ गया है, लास्ट ईयर का जो ऑफिशियल डेटा, अभी तक ऑफिशियल डेटा रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन लास्ट ईयर के ऑफिशियल डेटा के अनुसार हमारे पास कोल इंडिया लिमिटेड के पास लगभग 310 टोटल माइंस है और उसमें भी अंडरग्राउंड जो माइंस है 129 है और ओपन कास्ट जो माइंस है 168 है और मिक्स्ड 13 है। तो आप जोड़ लीजिए टोटल 310 हो गया। और ये पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है अगर मैं पर्टिकुलरली कोल इंडिया लिमिटेड की बात करूं। और एक और फैक्ट बताना चाहता हूं, आपने सुना होगा सिंगरेनी कोलरेज, है ना, ये कोल इंडिया लिमिटेड का बेसिकली सब्सिडियरी नहीं है, याद रखिएगा। तो सिंगरेनी कोलरेज इज नॉट द सब्सिडियरी ऑफ द कोल इंडिया लिमिटेड, याद रखेंगे। अगली क्वेश्चन है प्यारे साथियों, व्हाट इज द एरिया ऑफ कुमरम भीम कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाइड बाई तेलंगाना? तो कुमरम भीम कंजर्वेशन जो बेसिकली है ना, जो तेलंगाना सरकार के द्वारा बेसिकली नोटिफाई किया गया है, कह रहा है कि भाई ऐसा है कि ये जो है इसकी एरिया कितनी है, तो 1493 स्क्वायर किलोमीटर है, याद रखिएगा कितना है, 1493 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो कुमरम भीम कंजर्वेशन रिजर्व जो है बेसिकली ये तेलंगाना के नॉर्दर्न साइड में लोकेटेड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट कॉरिडोर है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको टाइगर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आमतौर पे टाइगर का ही ये
हैबिटेचुअल प्लेस है। हैबिटेचुअल प्लेस मतलब वहीं पर वो टाइगर ज्यादातर आपको मिलेंगे, ये टाइगर के लिए फेमस है। अगली क्वेश्चन है, सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये कुमरम भीम टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ पर कितने टाइगर्स हैं अभी तक रिकॉर्ड किए गए हैं। देखो ऐसा है कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स के द्वारा 45+ टाइगर को रिजर्व वहां पे रिकॉर्ड किया गया है। भाई जंगल में तो फॉरेस्ट ऑफिसर ही जाएगा ना, तो वही उसने क्या किया, फॉरेस्ट ऑफिसर जो वहां के उन्होंने 45+ टाइगर को बेसिकली रिकॉर्ड किया है। और याद रखिएगा टाइगर एक एपेक्स प्रेडेटर होता है। एपेक्स प्रेडेटर मतलब कहने का मतलब कि एक ऐसा शिकारी होता है जो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर एनिमल को टारगेट कर लिया अपना प्रेडेट करने के लिए तो उसको मार ही देता है लमसम। इसके बाद है, याद रखिएगा कहीं भी अगर टाइगर है तो इस बात का संपूर्ण संकेत है, इस बात की संकेत है, सिंबल है, इंडिकेशन है कि वहां पर बेसिकली इकोसिस्टम बड़ी अच्छी है ना। अगली क्वेश्चन है साथियों, वेयर डिड IICA, है ना, IICA मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो वेयर डिड IICA, है ना, ओपन इट्स फर्स्ट रीजनल कैंपस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। याद रखेंगे शिलोंग मेघालय में है, तो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने 7 सिस्टर का पूरा ये कवरिंग करेगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर स्टैब्लिश किया गया है, पहला रीजनल कैंपस इन नॉर्थ ईस्ट में, और इसका गोल है कि भाई शिलोंग में इसको स्टैब्लिश करके, है ना, नॉर्थ ईस्ट का पूरा गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए कॉर्पोरेट एजुकेशन में। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, और IICA जो है MCA के अंतर्गत काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर, याद रखेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर IICA रीजनल कैंपस अंडर PM डिवाइन। तो भारत सरकार के PM डिवाइन जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत IICA को लॉन्च किया जा रहा है। कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 100.95 करोड़, याद रखेंगे 100.95 करोड़। कितना है साथियों? 100.95 करोड़। और PM डिवाइन को लॉन्च ही इसलिए किया गया था कि नॉर्थ ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, डेवलप किया जाए, याद रखेंगे, मजबूत किया जाए, डेवलप किया जाए, यही गोल ही था, है ना। चलो भाई अगली क्वेश्चन पे आते हैं। अगली क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टर्नओवर ऑफ लेवेंडर फेस्टिवल इन 2025 इन भद्रवाह JNK। व्हाट वाज द टर्नओवर ऑफ लेवेंडर, लेवेंडर एक जो है फ्लावर है बच्चों, तो व्हाट वाज द टर्नओवर ऑफ लेवेंडर फेस्टिवल 2025 इन भद्रवाह JNK। भैया उसका जो है 10.5 करोड़ का क्या था, टर्नओवर था। मैं आपको बता दूं कि भद्रवाह जो है बेसिकली लेवेंडर वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसको, जो कि JNK में लोकेटेड, जम्मू एंड कश्मीर में। वैसे आपने वैली ऑफ फ्लावर का नाम सुना होगा। वैली ऑफ फ्लावर इज बेसिकली लोकेटेड इन द उत्तराखंड, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल वर ट्रेंड ड्यूरिंग लेवेंडर फेस्टिवल 2025। तो भाई 9000 पीपल, 9000 जो यंग लोग हैं, यंग युवा हैं, उनको यहाँ पर क्या किया गया है, ट्रेंड किया गया है, ताकि उनके अंदर इतनी स्किल आ जाए कि लेवेंडर कल्टीवेशन करके अपना जो है इनकम बढ़ा पाएं। अच्छा, यहाँ पर जो फार्मर इनकम की बात की जा रही है, तो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि सर क्या इससे पहले फार्मर इनकम को इंक्रीज करने के लिए कोई इनिशिएटिव लिया गया है क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि 1946 में, है ना, नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, और 1951 तक ये PM रहे, है ना। इंटरिम माने कि जब ब्रिटिशर जा रहे हैं और इंडिया को पावर मिल रहा है उस दौरान। ये कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। इसके बाद 1951 में आजाद भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार लोकसभा की इलेक्शन होती है, और इस समय कांग्रेस पूरे प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर आती है, और द नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम। और उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट विनिंग पार्टी थी इंडिया की, इट वाज CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और उसी CPI के फाउंडर थे MN रॉय बिफोर द 1947, याद रखेंगे। ड्यूरिंग 1930s के डिकेड्स में CPI का फॉर्मेशन हुआ था। वेलकम ऑन द पॉइंट। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि ऐसा है कि समय गुजरने के साथ अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में देश के PM बने। इनका भी गोल था कि फार्मर की इनकम क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, डबल किया जाए। कहने का मतलब जो जितना कमा रहे उससे वो दोगुना कमाए। तो डबलिंग द फार्मर्स इनकम का गोल बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का भी था। समय गुजरने के बाद राइट नाउ आफ्टर द 2014 द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज आल्सो द गोल टू इंक्रीज द फार्मर्स इनकम इन द डबल फॉर्म, याद रखेंगे आप। अगली क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पुलिस रिजर्वेशन विल उत्तर प्रदेश ग्रांट टू एक्स अग्निवीर्स फ्रॉम 2026। भाई ऐसा है कि 20%, है ना, रिजर्वेशन की बात की गई है। ऐसा है कि अग्निवीर एक ऐसे प्रोजेक्ट थे जो 2022 में बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था, अग्निपथ करके। और इसमें क्या था कि जो भी युवा हैं, बेसिकली 12th पास किए हुए युवा बेसिकली, या जो भी युवा हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, अपना 4 साल आर्मी में सर्विस देवें, और इसके बाद जब उधर से हटे, यानी उनका जब टाइम खत्म हो जाए 4 साल का, तो फिर अपना जो है
वो इतना ट्रेंड हो जाएंगे कहीं भी उनको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया कि जो यूपी में जो पुलिस की भर्ती होती है उसमें 20% का रिजर्वेशन किसको मिलेगा, वैसे युवाओं का जो अग्निवीर पहले रह चुके हैं। अगली क्वेश्चन है साथियों, इन विच विलेज इन द तमिलनाडु वॉज द पांड्या एरा लॉर्ड शिवा टेम्पल डिस्कवर्ड। कह रहा है कि भगवान शिव का जो मंदिर है जो पांड्यास के द्वारा बनाया गया था, जो कि एक एम्पायर हुआ करती थी साउथ इंडिया की, तो कौन सी गांव में ये लॉर्ड शिवा टेम्पल बेसिकली मिली? याद रखेंगे उस गांव का नाम है उद्दमपत्ती। याद रखें क्या नाम है? उद्दमपत्ती। और उद्दमपत्ती बेसिकली तमिलनाडु के गांव है, तमिलनाडु के सदर्न इलाके में। ये समझिए कि ये तमिलनाडु है और इस साइड में लोकेटेड है, याद रखेंगे। अब पांड्यास का जो मेनली इतिहास के पन्नों में जो रूल रहा वो तमिलनाडु के दक्षिण भाग में रहा, ये एक चीज याद रखेंगे आप। Now the next and very important question, which is who was appointed as the managing director and CEO of the Union Bank of India by FSIB? भाई ऐसा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो अपनी हेडक्वार्टर है बेसिकली मुंबई में है, याद रखना है ना, यूबीआई जिसे कहा जाता है। तो एफएसआईबी जो है, एफएसआईबी ने बेसिकली किसको रेकमेंड किया भारत सरकार को कि आप इसको बेसिकली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट कीजिए? याद रखना उनका नाम आशीष पांडे है। तो आशीष पांडे को जो है ये रिकमेंडेशन किया गया एफएसआईबी के द्वारा। अगली सवाल है कि भैया अगला जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है सीबीआई, आमतौर पर हम सीबीआई के नाम से क्या जानते हैं? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन भाई सीबीआई एक बैंक का भी नाम है। तो कह रहा है कि जो सीबीआई के एमडी और सीईओ के रूप में किस पर्टिकुलर पर्सन को रिकमेंड किया गया है एफएसआईबी के द्वारा? साथ ही उनका नाम है कल्याण कुमार। क्या नाम है जी? कल्याण कुमार उनका नाम है। और याद रखेंगे सीबीआई का फॉर्मेशन 1911 में हुआ था। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नोट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और मजे की बात है कि इसकी भी हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में है, याद रखेंगे आप। चलो भाई अगली क्वेश्चन है, तो कल्याण कुमार है, याद रखना। अगला है व्हाट परसेंटेज डिड आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस द रेपो रेट टू इन 2025? इट इज 5.50%। साथियों याद रखेंगे कितना है? 5.50%। तो आप में से कई बच्चों का कहा सर ये रेपो रेट क्या है? तो बच्चों मैं चाहता हूं दो कंडीशन समझिएगा, बड़ी आसान भाषा बता रहा हूं। पहले समझो भारत की जितनी बैंक उन सभी का बाप आरबीआई है। कौन है? आरबीआई है। तो आरबीआई इज द फादर ऑफ ऑल द बैंक्स ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। तो कई बार क्या होता है कि जो भी एबीसीडी जितने भी बैंक हैं इनको आरबीआई से पैसा चाहिए होता है लोन के रूप में। तो आरबीआई से क्या करती हैं? लोन लेती हैं। अब आरबीआई से पैसा ली तो आरबीआई को कागज देंगी, यानी भाई कुछ तो आरबीआई को सिक्योरिटी मिलेगा ना। आप अभी आप ही लोन लेने जाते हो, कार या बाइक या कोई भी लोन, तो आपसे कुछ तो मॉर्टगेज या सिक्योरिटी लेती है ना बैंक, कि अगर नहीं दे पाए तो तुम्हारा कागज तो है मेरे पास। तो उसी प्रकार क्या होता है कि ये बैंक आरबीआई को कुछ अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, माफ कीजिएगा, आरबीआई के पास, बैंकों के पास जो भी महंगी चीज होती है या कागज पत्र या जो भी प्रॉपर्टी होता है वो बेसिकली देती हैं कि आप ये रखिए, हमें इतना लोन दीजिए। और जिस इंटरेस्ट पे आरबीआई इनको लोन देगा उसी को कहा जाता है रेपो रेट, याद रखिएगा। अगर आरबीआई ज्यादा रेपो रेट पे, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे बैंकों को लोन देगी तो बैंक क्या करेगा? आम जनता को लोन भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देगा। और जब ऐसा होगा तो आम जनता पैसा लेगा ही नहीं, ज्यादा लोन लेगा ही नहीं। और जब लोन ही नहीं लेगा तो मार्केट में पैसा नहीं होगा। जब मार्केट में पैसा नहीं होगा तो प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। और जब प्रोडक्ट का डिमांड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर महंगाई धीरे धीरे घटने लगेगी, इन्फ्लेशन धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगी। तो आरबीआई ने क्या किया है कि अपना रेपो रेट रिड्यूस कर दिया 5.50%। इससे क्या होगा कि अब बैंक भी इजी जो है, बैंक को इजी पड़ जाएगा लोन लेना, कम इंटरेस्ट पे वो ज्यादा लोन लेगा आरबीआई से। और बैंक भी लोगों को कम इंटरेस्ट पे ज्यादा लोन देगी, इससे लोगों के हाथ में पैसा आएगा, महंगाई बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कमा रही है 100 रुपया, दूसरी स्थिति समझिए, और खर्चा करिए 120 रुपया, तो 20 रुपया कहां से लाएगी भारत सरकार? तो भारत सरकार क्या करता है? आरबीआई को कहता है, जो कि आरबीआई भारत सरकार के बैंक है, कि भाई ऐसा है, ये लो मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एक कागज लो, इन सभी बैंकों को दो, और ये 20 रुपया यानी 20 करोड़, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, समझने के लिए आसान होगा, ये 20 करोड़ उन बैंकों से पैसा उठाओ। आरबीआई कागज लेगी, बैंक को, कोई भी एबीसी बैंक को देगी जिसको आरबीआई चाहती है, और उसे कहेगा लाओ 20 करोड़ 4 साल के लिए, हर महीने का जो है पैसा भारत सरकार तुम्हें देगी, है ना, और तुम्हारा पैसा भी देगी। तो मिल जाएगा पैसा 20 करोड़, कागज मिल जाएगा बैंकों को। अब भाई बैंक भी चाहते हैं, क्योंकि बैंकों का भी कमाने का जरिया यही है, बैंक भी चाहती है कि ऐसे व्यक्ति को लोन दे जहां पे पैसा न डूबे। भारत सरकार आरबीआई को अगर दे रहे हैं तो उसका पैसा थोड़ी ना डूबने वाला है। तो साथियों, भारत सरकार, आरबीआई ने पैसा ले लिया और भारत सरकार को दे दिया, भारत सरकार उसकी इंटरेस्ट पे कर रही है, और वही इंटरेस्ट जो आरबीआई को देगी, आरबीआई उसको पे कर देगी बैंकों को। उल्टा इंटरेस्ट पे हो रहा है, याद रखना, अपोजिट इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है। दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, जिसे आरआरआर कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलो भाई अगली क्वेश्चन बच्चों, यहां पर याद रखेंगे
कि आरबीआई के जो अभी गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा हैं, और याद रखेंगे 2025 में ये आरबीआई के गवर्नर बने थे मिस्टर संजय मल्होत्रा, श्री संजय मल्होत्रा साहब। और याद रखिएगा रेपो रेट, बेसिकली इसको साथियों पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रेपो रेट को पॉलिसी रेट यानी नीति दर, इसको नीति दर भी कहा जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन है, ऑन विच प्लेटफॉर्म डिड आरबीआई लॉन्च इट्स फर्स्ट, है ना, डॉक्यू सीरीज। भाई डॉक्यू सीरीज आपने वेब सीरीज का नाम सुना होगा, है ना, जिसमें 4-5 सीरीज या 6-7 सीरीज होता है, जिसमें एक मूवी जैसा दिखाया जाता है, एक सीरीज खत्म हुआ दूसरा सीरीज देखो। उसी प्रकार एक डॉक्यू सीरीज बनाई गई है ना, आरबीआई के द्वारा। और ये डॉक्यू सीरीज आरबीआई कह रहा है कि कौन सी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने वाली है ना। तो भाई ऐसा है कि जियो हॉटस्टार पे लॉन्च करने वाले हैं। तो याद रखेंगे जियो हॉटस्टार पे आरबीआई इज लॉन्चिंग द डॉक्यू सीरीज, याद रखिएगा। अगली जो क्वेश्चन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द एलटीवी रेशो फॉर गोल्ड लोन्स अप टू 2.5 लाख। कह रहे कि लोन टू वैल्यू रेशो कितना है गोल्ड का। देखो क्या होता है ना कई बार कि अगर मान लो आपका जो है सोना का कीमत अगर 1 लाख है, और 1 लाख बेसिकली आपने क्या किया है ना, 1 लाख रुपया का आपने सोना जो है गिरवी रख दिया बैंक के पास, तो बैंक आपको उस पर 85,000 का लोन देगी, दैट इज बेसिकली 85%। वही कह रहा है कि जो नया एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू रेशो जो है गोल्ड लोन को लेकर 2.5 लाख के मुद्दे में कितना तक है ना। 2.5 लाख तक अगर मान लीजिए लोन लेना चाहते हैं तो कितना है। तो भाई ऐसा है कि अगर हम मान लो कि अगर आप 2.5 लाख के नीचे से जितना वैल्यू लग रहा है गोल्ड को अगर आप गिरवी रखते हो तो उसका आपको लगभग 85% आपको लोन के रूप में दिया जाएगा। याद रखिएगा एलटीवी माने लोन टू वैल्यू रेशो। भाई अगली हमारी जो क्वेश्चन है, विच सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी रिसीव्ड जीएमपीसीएस लाइसेंस टू ऑपरेट इन इंडिया। उसका नाम है स्टारलिंक। साथियों आपको मालूम होगा स्टारलिंक किसका है ना। तो विच सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी रिसीव्ड जीएमपीसीएस बेसिकली लाइसेंस टू ऑपरेट इन इंडिया। इट इज स्टारलिंक जो कि स्पेसएक्स की एक ब्रांच है। तो स्पेसएक्स इसकी पेरेंट कंपनी है, जो हेड कंपनी क्या है स्पेसएक्स है ना। तो याद रखिएगा कि इसका जो है स्टारलिंक के बारे में बात हो रहा है ना। तो चलो भाई अगला है बाय व्हाट परसेंटेज डिड ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस राइज इन मई 2025। तो भाई मई 2025 में पिछले महीने के मुकाबले यानी अप्रैल 2025 के मुकाबले कितना परसेंट जीएसटी जो है कलेक्शन इंक्रीज हुआ है? 16.4%। याद रखेंगे आप। तो मई 2025 का डेटा कितना? 16.4%। भाई ऐसा है कि मैंने अप्रैल में भी डिस्कशन किया था, तो ये थोड़ा डेटा वाला चीज है ना, थोड़ा याद कर लेना कि अप्रैल में मार्च के मुकाबले कितना हुआ था, मई में अप्रैल के मुकाबले कितना हुआ, तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अगली जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन इन मई 2025। तो कह रहा है कि भाई ग्रॉस जीएसटी जो कलेक्शन है मई 2025 में कितना है। तो भाई उसका वैल्यू याद रखना 2.1 लाख करोड़ है। कितना है साथियों? 2.1 लाख करोड़ है। कितना है? 2.1 लाख करोड़। तो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मई 2025 में वो 2.1 लाख करोड़ है। याद रखेंगे, यानी मई 2025 की बात हो रही है। अगला है हाउ मेनी यूपीआई ट्रांजैक्शंस वर रिकॉर्डेड इन मई 2025। यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, और ये बेसिकली यूपीआई एनपीसी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई के द्वारा लाइसेंस्ड की गई एक इंस्टीट्यूशन है, वो हैंडल करती है यूपीआई को बेसिकली इंडिया में। तो कह रहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन मई 2025 में कितना रिकॉर्ड किया गया, ये बेसिकली एनपीसीआई के द्वारा, तो 18.68 बिलियन रुपीस का, यानी याद रखेंगे 18.68 बिलियन रुपीस का बेसिकली क्या किया गया, ट्रांजैक्शन किया गया मई 2025 में। जो कि याद रखिएगा इंडिया यूपीआई का यूज करने वाला पूरे वर्ल्ड में सबसे लीडिंग कंट्री है। याद रखेंगे, सबसे क्या है साथियों? लीडिंग कंट्री है, याद रखेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन इन मई 2025, है ना। तो टोटल वैल्यू यानी ट्रांजैक्शन कितना हुआ, माफ कीजिएगा यहाँ पे मैंने रुपीस बोला था, टोटल ट्रांजैक्शन कितना हुआ, लोग पेमेंट करते हैं ना एक दूसरे को, तो टोटल 18.68 बिलियन बार ट्रांजैक्शन हुआ है यहाँ पर, याद रखिएगा। लेकिन टोटल वैल्यू जो हुआ है यानी जितना पैसे का लेन देन हुआ है वो 25.14 ट्रिलियन रुपीस है, डॉलर नहीं है भाई। डॉलर समझ रहे हो, डॉलर बहुत बड़ी चीज हो गई, यहाँ पे ट्रिलियन रुपीस की बात हो रही है ना। 25.14 ट्रिलियन रुपीस की बात हो रही है। कितना ट्रांजेक्शन हुआ था, कितने यूपीआई ट्रांजेक्शन में? तो 18.68 बिलियन ट्रांजेक्शन में हुआ था। ठीक है, चलो भाई अगली क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 2000 नोट्स वर रिटर्न्ड बाय द मई 31, 2025।
है ना। क्वेश्चन क्या है हमारी साथियों, क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ 2000 नोट्स वर रिटर्न्ड बाय मई 31, 2025। देखो ऐसा है 98.26% जो है रिटर्न किया गया था मई 31, 2025 तक। देखो आरबीआई ने रिपोर्ट किया कि लगभग 98.26% जो नोट्स है मार्केट में, यानी मान लो अगर 100% है 2000 का नोट, है ना, मान लो कि जितना भी है उसको 100% मान लो, उसमें से 98.26% जो नोट है ये बैंकिंग सिस्टम को रिटर्न कर दी गई है ना। यानी आरबीआई के पास जितना भी आया था 2000 का नोट्स, है ना, आ जाता है ना, जैसे मान लो कि यार बैंकों ने लोन दिया या बैंकों ने अपना पैसा जमा किया आरबीआई के पास, तो जितना आया था उसका 98.26% जो है 2000 का नोट बेसिकली आरबीआई ने इनको लौटा दिया बैंकों को, है ना। तो ये इसकी बात कर रहा है। तो कितना लौटाया आरबीआई ने? 98.26%। अगली क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज ओईसीडी? ओईसीडी माने ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, माफ कीजिएगा, है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो कह रहा है व्हाट इज ओईसीडीज रिवाइज्ड जीडीपी फोरकास्ट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2026। तो ऐसा है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में कितना जो है अनुमान लगाया गया है कि भारत की जीडीपी रहेगी। ऐसा है कि कई सी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे मूडी हो गया, मॉर्गन स्टैनले हो गया, क्रिसिल हो गया, इन लोग बेसिकली फोरकास्ट करता है इंडिया की जीडीपी, और इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री की जीडीपी फोरकास्ट करता है। उसी पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में एक इंस्टीट्यूशन ओईसीडी, उन्होंने एक रिवाइज यानी दोबारा जो है जीडीपी फोरकास्ट किया इंडिया का। इनके अनुसार भारत की जीडीपी जो रहने वाली है 6.3% रहने वाली है। पूरे वर्ल्ड का जीडीपी अगर 100% है तो उसमें से 6.3% इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इंडिया का। इनका अच्छा एक चीज और है, जो एईसीडी है साथियों, ओईसीडी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। और याद रखिएगा कि 1948 में एक संस्था ओपन की गई थी वर्ल्ड पे, बेसिकली उस संस्था का नाम था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। क्या नाम था? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। और उसी का नाम बदलकर 1961 में ऑन 30 सितंबर क्या कर दिया गया? ओईसीडी कर दिया गया। और इसकी जो हेडक्वार्टर है पेरिस में है, यानी पेरिस फ्रांस की एक शहर है, याद रखेंगे। चलो भाई अगली क्वेश्चन क्या है, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ओईसीडी में लगभग 38 कंट्रीज हैं, है ना। कितनी कंट्रीज? 38 हैं। और आमतौर पे इसमें ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज ही शामिल होती हैं। जब ये बन रहा था ओईसीडी, उसमें 20 कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाते हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड जर्मनी आती हैं। और अभी हाल ही में 2021 में बेसिकली नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में लोकेटेड एक कंट्री है कोस्टा रिका, ये भी इसका मेंबर बना है। और कोलंबिया भी 2020 में इसका मेंबर बना था। इंडिया इज नॉट अ मेंबर, याद रखेंगे, बल्कि इंडिया एक की पार्टनर है किसका? ओईसीडी का। और इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्री की पार्टनर है, जैसे टॉप 5 जो पार्टनर हैं ओईसीडी का, उसमें इंडिया का नाम है। और इंडिया के अलावा चाइना, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील है, याद रखिएगा एग्जामिनेशन के लिए। चलिए भाई अगली क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द वन नेशन एंड वन टाइम, है ना। वो कौन सी ऐसी संगठन है, संस्था है, जिसने वन नेशन और वन टाइम इनिशिएटिव को लॉन्च किया है आईएसटी डिजेमिनेशन प्रोसेस के थ्रू, आईएसटी डिजेमिनेशन। तो भाई ऐसा है, उस संस्था का नाम है सीएसआईआर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। क्या नाम है? सीएसआईआर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। क्या नाम है साथियों? सीएसआईआर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। क्या नाम है? सीएसआईआर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, याद रखिएगा। और यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि ऑफिशियल टाइम कीपर है इंडिया का, यानी इंडिया के टाइम, है ना, जैसे कि आपने देखा होगा होता है ना +5, है ना, -30, तो ये मेंटेन करने वाली कौन है? ये सारा आईएज बेसिकली सीएसआईआर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का काम होता है ना। न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और भारत की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को ये मेंटेन करता है, बैलेंस करके रखता है। चलो भाई अगली क्वेश्चन कह रहा है कि विच सिटी होस्टेड राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट इन 2025। देखो ऐसा है, भारत सरकार ने, मोदी जी ने प्लान किया, कुछ इन्वेस्टर्स को उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं, वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ताकि वहां पर नौकरियां जो है जनरेट हों, सृजित हों, वहां के लोगों को जो है नौकरी मिले और ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट डेवलप करे। तो कौन सी सिटी में मीटिंग हुई थी? याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में 2025 में, है ना। ये चीज याद रखना। और यहां पर एक चीज बताने वाला हूं कि जो मिनिस्ट्री ये बेसिकली ये मीटिंग होस्ट की थी उसका नाम था डोनियर। क्या नाम था? डोनर उसको कहा जाता है, DONER। गोल क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। अगली क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रूव्ड आउटले ऑफ द रिसर्च, व्हाट इज द अप्रूव्ड आउटले ऑफ द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम,
है ना, इनोवेशन स्कीम याद रखिएगा। तो कह रहा व्हाट इज अप्रूव्ड आउटले ऑफ द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, तो भाई 1 लाख करोड़ का बेसिकली अप्रूवल है। और याद रखेंगे इससे क्या होगा कि डीप टेक रिसर्च होगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद के रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेक्टर में, ताकि इंडिया टेक्नोलॉजी के सेक्टर में टेक के सेक्टर में बेसिकली डीप एक्सप्लोरेशन कर पाए, R&D कर पाए। याद रखेंगे ये बहुत बड़ा अमाउंट है और पहली बार इंडिया इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। साथियों अगली जो क्वेश्चन है बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सागर में सम्मान इनिशिएटिव, वो कौन से ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने सागर में सम्मान इनिशिएटिव लॉन्च किया है। साथियों उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। इसका गोल क्या है कि भाई जो जहाज होता है, वाटर शिप होता है ना, जो वाटर शिप होता है उसमें जो महिलाएं हैं और साथ ही साथ जो महिला ऑफिसर्स हैं उनकी डिग्निटी का ख्याल किया जाए, है ना। तो याद रखिएगा जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए लाया गया बेसिकली सागर में सम्मान इनिशिएटिव, है ना। किसके द्वारा लाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। साथियों अगली जो क्वेश्चन है, विच स्टेट, है ना, विच स्टेट लॉन्च द विकसित कृषि संकल्प अभियान, वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है लॉन्च किया। साथियों उसका नाम है नेशन वाइड, याद रखेंगे ये कोई राज्य नहीं, बेसिकली ये भारत सरकार ने इसको देश भर में लागू किया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नेशन वाइड कैंपेन। तो द विकसित कृषि संकल्प जो अभियान है ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, कोई ये राज्य के द्वारा नहीं किया गया। भारत सरकार ने खुद लॉन्च करके सभी राज्यों को कहा कि भाई इसको आप लोग प्रमोट कीजिए अपने अपने राज्यों में, याद रखिएगा। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा द विकसित कृषि संकल्प अभियान को क्या किया जा रहा है, लीड किया जा रहा है ना। और इसका गोल क्या है कि भाई यहां पर जितने भी अलग अलग राज्य हैं उन राज्यों में जो है कृषि को विकास किया जाए, कृषि से रिलेटेड हर प्रकार की सपोर्ट की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, याद रखेंगे। अगली क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द इंडिया फर्स्ट AI अप्रूव्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट, है ना। रोड पे या नेशनल हाईवे पे सेफ्टी मेंटेन रहे उसको लेकर AI पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया एक राज्य के द्वारा। साथियों उसका नाम है तमिलनाडु, याद रखेंगे। और जिसके अंदर CCTV एनालिटिक्स वगैरह भी इंक्लूड की गई है, जैसे कि रोड पे जो खतरा है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। अगली क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस MRI मशीन, तो भारत की पहली MRI मशीन को, है ना, माइक्रो आप कह सकते हैं MRI मशीन को डेवलप करने वाली वो इंस्टीट्यूशन कौन है, तो भाई उसका नाम है समीर, याद रखिएगा। क्या नाम है, समीर। समीर का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। क्या नाम है साथियों, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। क्या नाम है, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, याद रखेंगे। ये पहली भारत की MRI स्कीम, इंडिजिनियस MRI स्कीम बनाई है। और ये पर्टिकुलर याद रखेंगे समीर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंतर्गत आती है, नहीं मैती के अंतर्गत आती है। मैती हम लोग कैसा लिखते हैं, तो मैती हम लोग ऐसे लिखते हैं भाई, याद रखेंगे। मैती हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो मैती के अंतर्गत समीर आती है। अगली क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द नाब्या इनिशिएटिव फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, तो ये नाब्या जो पहल है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, तो उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। साथियों नाब्या का मेन गोल होगा कि जो बच्चियां हैं, जो एडोलेसेंट बच्चियां हैं, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट कराई जाए, जिससे कि बच्चियां अपनी लाइवलीहुड जनरेशन कर पाए, यानी अपना जो है कमा खा पाए, अच्छे से इज्जत से कमा खा पाए, इनको अच्छी जॉब लग पाए और बच्चियों का एम्पावरमेंट हो। साथियों ये याद रखेंगे। अगली जो हमारी क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025, तो भारत की क्या रैंक है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो 2025 में लॉन्च हुआ था। इंडिया का रैंक 71 है। और याद रखिएगा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स बेसिकली वर्ल्ड के एक इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके द्वारा लॉन्च की जाती है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स लॉन्च करती है हर साल। और 2025 में इंडिया का जो रैंक था वो इंडिया का रैंक था 71, याद रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन, विच सिटी बिकेम इंडिया फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, तो भारत के कौन सी शहर है जो मैंने मान के चलिए कि वहां पर हर जो भी इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी है या पावर है वो बेसिकली किस से आ रही है, सोलर प्रोजेक्ट से आ रही है, यानी सोलर पैनल से आ रही है। वहां पर बिजली का उपयोग ही नहीं, वहां पे सोलर से जो लाइट आ रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसी से बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपना पूरा एयरपोर्ट की पावर जनरेशन कर रहे हैं। तो भाई उस पोर्ट का नाम है कोच्चि। अच्छा कोच्चि सिर्फ भारत की एकमात्र ऐसी पोर्ट नहीं, पूरे वर्ल्ड के पहले ऐसी ये एयरपोर्ट है।
है ना, जहां पर बेसिकली पूरी तरीके से सोलर पैनल इंट्रोड्यूस की गई हैं, इंस्टॉल कर दी गई हैं, याद रखेंगे। और ये कहां पर है कोची साथियों, ये बेसिकली केरला में लोकेटेड है। कहां पर है ये, सो यू नो द कोची इज लोकेटेड इन केरला, और वर्ल्ड की पहली फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट भी यही है। अगली क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथियों, विच स्टेट, यानी वो कौन सी ऐसी राज्य है जिसने गजा मित्र इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो ऐसा है, गजा माने होता है एलिफेंट, क्या होता है, एलिफेंट। तो ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब कब होता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जब ह्यूमन एनिमल के हैबिटेशन में घुस जाए। तो जितनी भी नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, आप गौर करेंगे कि उसमें जो है कभी कभी एक रोड निकाल दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई ह्यूमन जाएगा तो एलिफेंट से सामना होगा, एलिफेंट ज़्यादा चांस है कि उसको मार देगा, उनके बीच में भिड़ंत होगी, है ना, तो मर भी सकता है जो इंसान, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये जो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको खत्म करने के लिए एक राज्य है जिसने गजा मित्रा इनिशिएटिव लॉन्च किया। तो सवाल खड़ा होता है कौन सी राज्य, साथ ही उसका नाम है कर्नाटका। तो कर्नाटका पूरी तरीके से भी डेडिकेटेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर। अच्छा ये बताओ, भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर पहली बार कानून कब लाई गई थी, लॉ? तो इट वॉज इन द 1972 बाय द इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया था, जिसके तहत उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम, वन्य जीव जो अधिनियम था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसमें उन्होंने 6 प्रोविजन को इंक्लूड किया था कि भाई अगर कोई ये एनिमल है तो इस कैटेगरी में आएगा, ये एनिमल इस कैटेगरी में आएगा, उस तरीके से। हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना है। अगली क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द इंडिजीनियस एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गव शास्त्र, यानी भार्गव शास्त्र माफ कीजिएगा, भार्गवस्त्र, है ना। तो भार्गवस्त्र जिसको कहा जाता है, तो आपने सुना होगा ड्रोन से क्या होता है कि आमतौर पे जो हमारा एनिमी कंट्री है, ड्रोन का उपयोग करके हमारे ऊपर या तो स्पाई करता है या फिर हमारे ऊपर अटैक करने का प्रयास करता है। लेकिन मजे की बात क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने डिफेंस इंस्टीट्यूशंस को कहा कि भाई ऐसा है, डिफेंस इंस्टीट्यूशन कहा कि ऐसा है कि भाई आप भी एक ऐसी कोई सिस्टम बनाइए जो कि उनकी ड्रोन को पूरी तरीके से खत्म कर किया जा सके। तो उसको लेकर सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड नाम की एक इंस्टीट्यूशन है भारत की, जिसने क्या डेवलप किया, भार्गवस्त्र। क्या नाम किया, भार्गवस्त्र, जो एक प्रकार की एंटी ड्रोन सिस्टम है जो किसी भी जो एनिमी ड्रोन को खत्म कर सकती है। और इसको बेसिकली हमने डेवलप किया है वोकल फॉर लोकल, यानी देसी, यानी हम अपने देश में प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के तहत, जिसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। अरे भाई, नेहरू 1951 में जब भारत की आज़ाद भारत की जब पहली बार इलेक्शन हुई, उसमें जब पीएम बने, तो नेहरू ने बेसिकली वो जो सपना रखा था उस दौरान कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट कंट्री बनाना है, यानी आत्मनिर्भर भारत बनाना, उसी को मोदी जी ने हिंदी में बेसिकली क्या कहा कि हमें भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो आत्मनिर्भर डिफेंस के तहत ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे बनाई गई है। अगली क्वेश्चन साथियों, विच स्टेट लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। तो भाई नाम से ही क्लियर है, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में वृंदावन ये बेसिकली ग्राम योजना क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो रूरल एरियाज हैं, उनका विकास हो, और साथ ही साथ जो गौएं हैं, है ना, जो कैटल्स हैं, उनका भी प्रिजर्वेशन हो, उनका भी कंजर्वेशन हो, दुधारू जो पशुएं हैं उनका भी कंजर्वेशन हो, इसके लिए लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया। चलिए भाई, अगली क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट शेड्यूल्ड कास्ट सब कैटेगराइजेशन। ऐसा देखो, 1992 की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया, उसका नाम था इंदिरा साहनी केस, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो इंदिरा साहनी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस की सुनवाई के दौरान कहा कि जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास, इसमें 2 कैटेगरी होगी। मैंने बताया था आप सभी को, एक होगा एमबीसी और एक होगा ईबीसी। तो उसी प्रकार एसी के भी अभी हाल ही में जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसी का भी 2 क्या होगा, कैटेगरी होगा। एक होगा जो हम कह सकते हैं एमएससी, यानी कह सकते हैं जो वैसा एसी जो एलीट क्लास से बिलोंग करता है, यानी थोड़ा अमीर है, और एक ऐसा एसी जो गरीब है ना, जो पुअर है। जो पुअर एससी होगा उसको एससी और एसटी का बेसिकली एससी कास्ट का रिजर्वेशन मिलेगा, और जो एलिट क्लास से बिलोंग करने वाला एससी होगा उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति को बेसिकली लागू करने वाली पहली राज्य कौन बन गई भारत की, तेलंगाना, याद रखेंगे। और ये बेसिकली जस्टिस शमीम अख्तर कमीशन रिकमेंडेशन पे था। तो शमीम अख्तर साहब जो है उनकी एक कमीशन बैठाई गई थी, जस्टिस शमीम अख्तर की। तो उस बेसिकली कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि भाई एससी में भी सब कैटेगराइजेशन किया जाए, जैसे ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन है वैसे एससी में भी किया जाए। तो वही हुआ और तेलंगाना ने इसको अपने राज्य में लॉन्च कर दिया था। तो इस प्रकार तेलंगाना बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इंप्लीमेंट द एससी सब कैटेगराइजेशन। तो अगली क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द वेब्स 2025 समिट। इफ आई एम सेइंग द वेब्स, तो वेब्स जो है इसका मेन गोल है कि मीडिया, एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव इकोनॉमिक सेक्टर को प्रमोट किया जाए।
तो जाहिर सी बात है जब आती इंटरटेनमेंट की मीडिया के तो मुंबई इसमें पहला नाम है। तो मुंबई में इसको मुंबई ने बेसिकली होस्ट किया वेब्स 2025 समिट को, महाराष्ट्र में होस्ट हुआ और इसका गोल था कि इंडिया की मीडिया प्लेटफॉर्म, इंडिया की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को पूरे ग्लोबल इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ग्लोबल मीडिया से कनेक्ट करना है और इसको प्रमोट करना है इंडिया में। अगली क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड भारत जिन एआई मिशन। भाई सिंपल है, अभी भारत सरकार ही इस मामले में पूरी तरीके से एक्टिव है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया भारत जेन एआई मिशन, याद रखिएगा, है ना। और इसका जो मेन गोल है कि इंडिया की एआई इनोवेशन को स्ट्रांग करना। इंडिया एआई सेक्टर में बहुत आगे निकले। भाई मजे की बात, आज आप चैट जीपीटी जो यूज कर रहे हैं ओपन एआई का है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, जेमिनाई भी उन्हीं का है, आपका है क्या, है ना। तो आपको यानी हमारे देश में एआई को प्रमोट किया जाए, एआई से रिलेटेड इनोवेशन हो, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत तत्पर दिख रही है साथियों। अगली क्वेश्चन है विच स्टेट अप्रूव्ड इंडिया फर्स्ट क्वांटम वैली। वो कौन से ऐसी राज्य है जिसने भारत की पहली क्वांटम वैली को प्रमोट किया है, नहीं कह सकते हैं भारत को क्वांटम वैली के यानी क्वांटम के सेक्टर में स्ट्रांग बनाना चाहता है। भाई ऐसा है, वो पहली राज्य आंध्र प्रदेश बन गई है जो कि अपने आप क्वांटम वैली बना रही है। और क्वांटम वैली कहां बना रही है, बेसिकली अमरावती में। याद रखिएगा भारत की जो क्वांटम मिशन है उसको स्ट्रांग करने का गोल है इस पर्टिकुलर स्टेट का, याद रखेंगे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो नेशनल क्वांटम मिशन है इसके तहत भारत सरकार कितना इन्वेस्ट करने वाली है, तो याद रखेंगे 6003.65 करोड़। कितना करने वाली है, 6003.65 करोड़। साथियों कितना करने वाली है, 6003.65 करोड़, याद रखेंगे, है ना। भाई ये जो नेशनल क्वांटम मिशन कब लॉन्च किया गया, तो 2023 में। और गोल क्या है कि 2031 तक भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा माहिर बना देना है ना। चलो भाई अगली क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड स्टार्टअप महाकुंभ इन 2025। याद रखेंगे न्यू दिल्ली था और इसका गोल ये था कि भारत के स्टार्टअप सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था। अगली क्वेश्चन, व्हाट इज इंडिया टारगेट ईयर फॉर नेट जीरो एमिशन। मैंने बोला 2070, है ना। ग्लासगो में क्लाइमेट ऑफ पार्टी 26 में टारगेट इंडिया को मिला था। अगली क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, है ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी का गोल है। किसका गोल है भाई, किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी। किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी। किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया। बेसिकली क्या, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं इसका गोल है कि भारत के लगभग 1 करोड़ ग्रामीण यानी गृहस्थों के घरों में इसको प्रमोट करना है। यानी इससे कितने बेनिफिट, कितने लोगों को अभी इनिशियली बेनिफिट दिया जा रहा है, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को। साथियों अगली क्वेश्चन, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ इन 2025। अभी तक हम लोग इंडिया की बात कर रहे थे, लेकिन वो कौन से ऐसे राज्य है जहां पर हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है 2025 में। भाई महाराष्ट्र है, याद रखेंगे, महाराष्ट्र इसमें टॉप किया है। चलो भाई अगली क्वेश्चन है साथियों, विच स्टेट इज इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी। सिंपल है, देखो ऐसा है कि सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ता है, सबसे ज्यादा सनलाइट इंडियन स्टेट में कहां आता है, सबसे ज्यादा सनलाइट इंडियन स्टेट में आता है साथियों राजस्थान में। नाउ रिमेंबर, अब यहाँ पे सनलाइट आ रहा है तो सोलर एनर्जी भी यहाँ पे ज्यादा क्रिएट होगा, तो याद रखिएगा राजस्थान है ये, है ना। तो राइट आंसर इज राजस्थान। कह रहा है अगला, विच सिटी बिकेम इंडिया फर्स्ट एआई सिटी इनिशिएटिव लोकेशन। यानी भारत में वो पहली कौन सी ऐसी सिटी बनी जहां की हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगभग एआई का उपयोग बड़े लेवल पे किया जा रहा है। साथियों उसका नाम है लखनऊ। क्या नाम है साथियों, लखनऊ या नाम है उसका, याद रखेंगे। सो इसका गोल क्या है कि भाई पूरे गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक सर्विसेज में लखनऊ में इसको क्या करना है, पूरी तरीके से इसको प्रमोट करना है एआई को। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट, है ना, which state launched green hydrogen policy in 2025 in 2025। तो भाई उसका नाम है गुजरात, याद रखेंगे। तो गुजरात है ऐसी पहली स्टेट बन गई है। अगली क्वेश्चन है, which organization developed India's indigenous semiconductor ecosystem roadmap। तो भाई ऐसा है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते, भारत सरकार की एक प्रकार की ये इनिशिएटिव है ना, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इसके तहत भारत सरकार चाहती है कि हम अपनी सेमीकंडक्टर खुद बनाएं। देखो क्या है ना कि आज के समय वी आर डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन द चाइना एंड ताइवान फॉर द सेमीकंडक्टर। भाई आपने फोन देखा होगा, फोन है या वॉच है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उसमें सेमीकंडक्टर और माइका उपयोग किया जाता है। माइका राजस्थान में मिल जाता है। माइका वो ग्रीन कलर का आपने जो देखा होगा, सेमीकंडक्टर आपको मालूम ही है। तो वो जो बेसिकली सेमीकंडक्टर को प्रमोट करने को लेकर किया जा रहा है। अगली क्वेश्चन है, व्हिच पब्लिक सेक्टर यूनिट बिकेम इंडियाज मोस्ट प्रॉफिटेबल, है ना, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इन 2025। तो बात याद रखिएगा, ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। सो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन बिकेम इंडियाज मोस्ट प्रॉफिटेबल सीपीएससी
इन 2025। याद रखेंगे, है ना। चलो भाई अगली लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर्स टूरिज्म फेलोशिप प्रोग्राम। भाई ऐसा है कि टूरिज्म भाई उत्तराखंड में ही देखने को मिल सकता है, मेघालय इस सब में। तो उत्तराखंड में बेसिकली क्या हुआ है कि चीफ मिनिस्टर टूरिज्म फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि भाई ये सारे युवाओं को बोला गया है कि आप लोग अपना ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए जो कि टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड हो, है ना। चलो भाई अगली क्वेश्चन, मैं 70 है टोटल क्वेश्चन, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूं साथियों। याद रखिएगा कि मई 2025 में जितनी भी करंट अफेयर आई है ये सारी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक एक पॉइंट को उठाया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जहां से क्वेश्चन आ सकती है। साथियों अगली क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। याद रखेंगे वो न्यू दिल्ली है। क्या है साथियों? न्यू दिल्ली है, याद रखेंगे न्यू दिल्ली है। अगली है ना 71, अच्छा 71 क्वेश्चन है। तो अगली क्वेश्चन है, विच मिशन सपोर्ट्स 6G टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन इंडिया। अच्छा ये बताओ अभी क्या चल रहा है इंडिया में? अभी 5G टेक्नोलॉजी हम उपयोग कर रहे हैं, है ना। तो 6G टेक्नोलॉजी, अभी भारत 6G मिशन है, भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है भारत 6G मिशन। इसके तहत इंडिया में भारत सरकार 6G को प्रमोट कर रही है, याद रखेंगे। अगली क्वेश्चन है भाई, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द डीजी पिन। डीजी पिन नामक जो इनिशिएटिव है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, है ना। तो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है मिनिस्ट्री, यहां पर कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो भाई साथियों यहां पर याद रखना है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो बेसिकली डीजी पिन को लॉन्च की है, तो याद रखिएगा उसका नाम है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है बेसिकली याद रखेंगे, कई बच्चों को नहीं मालूम है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने बेसिकली डीजी पिन लॉन्च किया है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने। चलो भाई याद रखना, यही आज हमारी आज के लिए टॉपिक थी। और साथियों आज जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया ये हर एक MCQ का यानी करंट अफेयर का जो MCQ था बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में पूरे जोश के साथ। थैंक यू।